नमस्कार बच्चों, पांडे क्लासेस प्रयागराज यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, हियर मिस्टर अलाउद्दीन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बायोलॉजी फैकल्टी पांडे क्लासेस फॉर नीट यूजी। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक है ना। जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस होता है, हम लोग इससे पहले पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, माने मेंडल साहब का चैप्टर। और मेंडल साहब पूरा जेनेटिक्स जो है अपना प्रिंसिपल दे दिए, मेंडल साहब पूरा अपना रिसर्च कंप्लीट कर दिए, लेकिन मेंडल साहब बता नहीं पाए थे कि जेनेटिक मटेरियल होता क्या है। तो मेंडल साहब बताते थे कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, यहां देखना बेटा कि जो मेंडल दादा थे, मेंडल साहब, मेंडल जो है बताते थे कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल है बच्चों, उसे इन्होंने कहा था, क्या बताओ, उसे इन्होंने कहा था फैक्टर या क्या कहा था बताओ, एलिमेंट कहा था। फैक्टर या एलिमेंट कहा था किसको? जेनेटिक मटेरियल को। और बाद में पता चला कि जो फैक्टर या एलिमेंट जो है मेंडल साहब कह रहे हैं, ये दरअसल में है कौन? न्यूक्लिक एसिड होता है। कौन होता बच्चा? न्यूक्लिक एसिड। और जो न्यूक्लिक एसिड होता है, ये जो है आपका दो टाइप्स का होता है। एक होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए, और दूसरा होता है आपका कौन बताओ? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब होता है कौन बताओ? डीएनए। अगली बात, जो डीएनए और आरएनए है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसी को कहते हैं बेटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है मतलब ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जोड़ दे। जैसे यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, और सभी न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ दे तो क्या बन जाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड माने डीएनए या क्या बन जाएगा? आरएनए। ठीक है ना। तो ये आपका डीएनए और आरएनए बन गया। अब बात ये आई कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जोड़ दे तो बन जाएगा डीएनए या आरएनए। तो सर हमें ये सिखा दो कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनाया जाता है। जैसे जो है रुद्राक्ष में, या जो है ऐसे समझो माला की मोती, अगर माला बनाना है तो मोती बनाना सिखा दो सर जी, हम जोड़ जोड़ के माला तैयार कर लेंगे। तो यहां पर सबसे पहले मोती के बारे में पढ़ते हैं। मतलब किसके बारे में बेटा? न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड होता है, इसके तीन पार्ट होते हैं। एक होता है पेंटोज सुगर। कौन होता है बेटा? पेंटोज सुगर। एक होता है पेंटोज सुगर। और जो पेंटोज सुगर होता है, अगर आप डीएनए बनाओगे, तो अगर आप आरएनए बनाओगे तो पेंटोज सुगर कौन सा यूज करोगे? तो बताना, राइबोज पेंटोज सुगर यूज करेंगे। और जो राइबोज पेंटोज सुगर होता है वो 5 कार्बन का पेंटोज सुगर है। एक साइक्लिक कंपाउंड होता है, इधर OH, इधर OH, इधर OH, और यहां पर CH2OH, और ये हो गया पेंटोज सुगर माने राइबोज, और ये पेंटोज सुगर होता है। अगर आरएनए बनाएंगे तो वहां पर राइबोज पेंटोज सुगर लेंगे। और अगली बात बच्चा ये ध्यान देना कि अगर डीएनए बनाएंगे हम लोग, तो हम लोग जो है जो पेंटोज सुगर लेंगे वो का लेंगे? 2-डीऑक्सीराइबोज। का लेंगे बच्चा? 2-डीऑक्सीराइबोज। मतलब जो राइबोज है उसी के दूसरे कार्बन से ऑक्सीजन को रिमूव कर दो। डी माने होता रिमूव करना, तो दूसरे कार्बन से ऑक्सीजन को रिमूव कर दो। मान लो यहां पर बना दिया क्या? राइबोज। ये हो गया OH, 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 और यहां पर CH2OH। और इसके कार्बन को थोड़ा काउंट करें तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। और दूसरे कार्बन से यहीं से हम क्या करें? ऑक्सीजन को हटा दे, तो दूसरे कार्बन से ऑक्सीजन हट गया। अगर ऑक्सीजन रहेगा तो वो कहा है? राइबोज। और दूसरे कार्बन से ऑक्सीजन को हटा दे तो 2-डीऑक्सीराइबोज, या शॉर्टकट में बोलो डीऑक्सीराइबोज। और डीऑक्सीराइबोज किसके निर्माण में इन्वॉल्व होता है? डीएनए के। तो ये एक टाइप का पेंटोज सुगर है। तो ये पेंटोज सुगर पहला कंपोनेंट हो गया बच्चा। अब अगली बात ये है कि इसमें हम लोग यूज करते हैं क्या? फास्फेट ग्रुप। मान लो फास्फेट ग्रुप यूज करते हैं। और फास्फेट ग्रुप कौन होता है? H3PO4 होता है, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए। और क्या यूज करते हैं इसमें? तो आप लोग बताना, इसमें यूज करते हैं नाइट्रोजीनस बेस।
नाइट्रोजिनस बेस जो होता है, नाइट्रोजिनस बेस, ये नाइट्रोजिनस बेस जो होता है बेटा, ये चाहे आपका पहली चीज, ये दो टाइप्स का होता है नाइट्रोजिनस बेस। एक होता है प्यूरिन, कौन होता है बेटा? प्यूरिन। और दूसरा होता है बेटा आपका जो है पिरामिडीन होता है। कौन होता है? पिरामिडीन। और जो प्यूरिन है, चाहे डीएनए बनाओ चाहे आरएनए बनाओ, जो प्यूरिन होता है बेटा डीएनए और आरएनए में कॉमन होता है। ये 2019 में सवाल पूछा था। एजी मतलब एडेनिन और कौन बेटा? गुआनिन। जो एडेनिन और गुआनिन है, ये 2019 में सवाल पूछा गया था। प्यूरिन कॉमन होता है डीएनए और किसमें? आरएनए में। तो सवाल ये था कि डीएनए और आरएनए दोनों में कॉमन होता है कौन? तो बताओ कि प्यूरिन कॉमन होता है, एडेनिन और कौन पाया जाता है? गुआनिन। जबकि पिरामिडीन की अगर बात करें तो पिरामिडीन में अगर डीएनए बनाओगे तो दूसरा कोई, और अगर आरएनए बनाओगे तो दूसरा कोई। जैसे इसमें एजी और इसको बताया था सीटी और इसको बताया था सीयू। बताए थे कि मान लो हम मैडम जो है बालकनी पे बाल झाड़ रही है और कोई लड़का गया सीटी मार रहा है, तो हम मैडम कहेंगी हमको बुला के एजी, तो हर लड़कियां सीटी मारा था, देखा सीयू। तो यहां पर एजी सीटी सीयू माने, समझ गए ना? तो यहां पर बच्चा जो साइटोसिन है वो चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए, ये कॉमन है। डिफरेंट कौन है कि जो डीएनए में थाइमिन होता है उसके स्थान पर आरएनए में कौन होता है? यूरेसिल। इसको ध्यान में रखना। तो ये था का जो है न्यूक्लियोटाइड का पार्ट। जो न्यूक्लियोटाइड होता है बेटा, उसके कितने पार्ट होते हैं? तो आप लोग बताओगे सर 3 पार्ट होते हैं। एक होता है कौन बताओ? एक होता है आपका जो है पेंटोज शुगर, और दूसरा होता है फास्फेट ग्रुप, और तीसरा होता है कौन बताओ? नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है ना बेटा? आगे चले, आगे चले बच्चा। चलो आगे चलते हैं बेटा। अगली बात इसमें अब ये ध्यान देना है हमको कि यहां पर एक हेडिंग बनता है, माने पॉइंट है। एक पॉइंट है बेटा आपका जो है कौन? न्यूक्लियोटाइड। एक पॉइंट है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? तो बच्चों जो न्यूक्लियोसाइड है, अगर पेंटोज शुगर में, पेंटोज शुगर में, अगर पेंटोज शुगर में नाइट्रोजिनस बेस जोड़ दे, अगर पेंटोज शुगर में नाइट्रोजिनस बेस जोड़ दे तो वो बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। ठीक है ना? जैसे यहां पर देखना, बना के दिखा रहे हैं, ये पेंटोज शुगर हो गया, ये 5 कार्बन का पेंटोज शुगर हो गया। तो ये पेंटोज शुगर CH2OH है, मान लेना। यहां पर OH, यहां पर H, यहां पर, अब यहीं पर हमने क्या जोड़ दिया? नाइट्रोजिनस बेस जोड़ दिया। और नाइट्रोजिनस बेस आप लोग ध्यान रखना, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा ये क्या होता है? आपस में जुड़ा होता है नाइट्रोजिनस बेस। और नाइट्रोजिनस बेस कौन हो सकता है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, और डीएनए बना रहे तो थाइमिन, और आरएनए बना रहे तो कौन होगा? यूरेसिल। और ये पेंटोज शुगर है और ये नाइट्रोजिनस बेस है। पेंटोज शुगर से नाइट्रोजिनस बेस जुड़ा होता है किस बॉन्ड द्वारा? तो बताओगे एन एसिटिल, एन जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। अगली बात, न्यूक्लियोसाइड के बाद एक पॉइंट आता है न्यूक्लियोटाइड। तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है बेटा, न्यूक्लियोटाइड, इसको ध्यान में रखना कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है कि अगर जो है न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोसाइड में जो है हम क्या जोड़ दें? फास्फेट ग्रुप जोड़ दें। तो फास्फेट ग्रुप अगर ऐड कर दें न्यूक्लियोसाइड में तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। मतलब न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड से बड़ा होता है। अगली बात बच्चा ये समझना कि जैसे ये कह सकते हो पेंटोज शुगर और क्या नाइट्रोजिनस बेस और क्या फास्फेट ग्रुप, अगर तीनों जोड़ दे तो ये क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो एक न्यूक्लियोटाइड यहां पे बना के दिखा रहे, ये मान लो पेंटोज शुगर है और यहां पर कौन जोड़ दिया? नाइट्रोजिनस बेस। और नाइट्रोजिनस बेस जो जुड़ता है वो किस बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा? तो आप लोग कहना सर जो है आपने बताया था एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा ये जुड़ेगा। अगली बात, यहां पर हाइड्रोजन होता है, यहां पर OH होता है, यहां पर CH2 और कौन होता बताओ? OH। अब यहां पर बेटा हमें जोड़ना है क्या? पेंटोज शुगर। इसको हटा दे रहे, मान लो इसको हटा दे रहे, तो यहां पर जोड़ना हमको पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर यहां पर, सॉरी फास्फेट ग्रुप, तो फास्फेट ग्रुप यहां पर P, यहां पर क्या लगा दिया? O, यहां पर OH, यहां पर OH, यहां पर OH।
हमेशा याद रखना कि जब आपका बॉन्ड बनेगा तो वाटर जब रिमूव होगी तो जो ग्लूकोज है या पेंटोज शुगर है उससे ऑलवेज OH निकलेगा और दूसरे जो है फंक्शनल ग्रुप से हाइड्रोजन रिमूव होगी। तो यहां से क्या निकल गया OH और यहां से क्या H, तो इसके बीच में जो बॉन्ड बना ये बॉन्ड बन गया इसके बीच में और इसे कहते हैं फास्फोइस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं बेटा? फास्फोइस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो याद रखना फास्फेट ग्रुप पेंटोज शुगर से किस बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है? तो आप लोग बताओगे फास्फेट ग्रुप के द्वारा जुड़ा रहता है। और ध्यान रखना पेंटोज शुगर से नाइट्रोजिनस बेस किस बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है? एन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड द्वारा। ठीक है ना बेटा? चलो आगे चलते हैं। तो ये हुआ न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में। अगली बात न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बाद आता है आपका कौन? न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ध्यान रखना कि जो आपका डीएनए होता है वो लगभग सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है एक्सेप्ट सम वायरस। कुछ वायरस को छोड़ करके जो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है वो करता है डीएनए। मतलब डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। केवल कुछ वायरस में जो है जो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है वो होता है आरएनए। तो सर हमारे अंदर डीएनए होता है कि आरएनए? हमने कहा बेटा दोनों पाए जाते हैं। तो डीएनए आरएनए दोनों पाया जाता है तो हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कौन करेगा? हमने कहा बेटा डीएनए करेगा। तो आपने कहा सर जी हमने सुना है एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, सॉल्वर आरएनए, इतने ढेर सारे आरएनए हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। तो बताइए आरएनए का काम क्या होता है? तो हमने कहा बेटा देख आरएनए का काम, यहां पर आरएनए है। जो आरएनए होता है बताया पहली बात कि ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है और किसके अंदर? कुछ वायरस के अंदर। कुछ वायरस के अंदर आरएनए की तरह आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करेगा और अलग से एडाप्टर की तरह काम करता है। एडाप्टर ये जो है बताया था एमिनो एसिड को जोड़ करके ये जो है क्या करेगा? एमिनो एसिड को जोड़ करके प्रोटीन निर्माण में मदद करता है। एडाप्टर की तरह काम करता है। इसमें थोड़ा धैर्य रखना, जब आपको पढ़ाएंगे सेंट्रल डोग्मा को एक्सप्लेन करेंगे। डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। जब ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे वहीं पर पढ़ाएंगे टीआरएनए, इसी का नाम है सॉल्वर आरएनए, इसी को कहते हैं एडाप्टर आरएनए। तो ये एडाप्टर मॉलिक्यूल्स की तरह काम करता है। अगली बात स्ट्रक्चरल आरएनए। जो आरएनए है वो स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। जो राइबोसोम होता है उसमें जो आरएनए इन्वॉल्व होता है आरआरएनए होता है। आरएनए और जो है आरआरएनए और प्रोटीन दोनों मिल करके राइबोसोम का निर्माण करते हैं। मतलब राइबोसोम का निर्माण करते हैं मतलब किसी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। तो यहां पर स्ट्रक्चर की तरह माने निर्माण करने का काम करता है। अगली बात कैटालिटिक माने कैटालिटिक की तरह काम करता है। मतलब कुछ एंजाइम की तरह काम करता है। और वो कौन है बताओ? राइबोजाइम या कह दो आरएनएज। अगला बात बच्चा मैसेंजर की तरह काम करता है। मतलब मैसेज लेके जाता है कोडान के फॉर्म में, एंटी कोडान के फॉर्म में। वो आपका कौन होता है बताओ? एमआरएनए। मतलब जो आपका आरएनए होता है उसका केवल जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करना नहीं होता है, उसका काम होता है एडाप्टर की तरह, स्ट्रक्चरल की तरह, कैटालिटिक की तरह और जो है मैसेंजर की तरह। ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना बच्चा? मैं बार बार वीडियो देखता हूं, सही बन रहा है कि नहीं बन रहा? चलो अब बेटा हेडिंग है आपका स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आओ देख लेते हैं डीएनए कैसे बनता है। बहुत ज्यादा इस पर काम करना नहीं चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो इसको छोड़ देना चाहिए। बस जो है डीएनए कैसे बनता है इसको सीखने की जरूरत थोड़ी है। यहां पर बच्चा पहले कार्बन से मान लो एडेनिन जुड़ गया, ऐसे मान लो एडेनिन जुड़ गया और यहां पर कौन था बताओ? H, यहां पर OH, यहां पर CH2 और यहां पर O, यहां पर P और यहां पर O, यहां पर OH, यहां पर OH। ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड और ये हो गया कौन? दूसरा न्यूक्लियोटाइड। और यहां पर मान लो गुआनिन है और ये हाइड्रोजन, ये OH, यहां पर कौन बताओ? CH2 और जो है O और ये जो है कौन है? P और यहां पर OH, यहां पर OH और यहां पर कौन है? O। अब होगा क्या कि हमेशा बताया पेंटोज शुगर के OH हट जाएगी और इधर से कौन हटेगा? H और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में यहां पर भी फास्फोइस्टर बॉन्ड बन जाएगा। फास्फोइस्टर बॉन्ड बन जाएगा
और जो फास्फोइस्टर बॉन्ड ये बना, और पहले से भी फास्फोइस्टर बॉन्ड बना था, तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में दो फास्फोइस्टर बॉन्ड होता है, तभी कहते हैं डाई फास्फोइस्टर बॉन्ड। डाई फास्फोइस्टर बॉन्ड कुछ हो भी नहीं करता, दो बार फास्फोइस्टर बॉन्ड बनाना तभी कहते हैं। जैसे यहां पर देखना, यहां पर CH2 और क्या था O, यहां पर P, यहां पर OH, यहां पर O, यहां पर OH। तो यहां पर क्या होगा, ये न्यूक्लियोटाइड अलग है, ये अलग न्यूक्लियोटाइड, तो यहां से OH हटेगा, यहां से H, और इसके बीच में बॉन्ड बना फास्फोइस्टर बॉन्ड, ठीक है ना। और ये भी फास्फोइस्टर बॉन्ड है, फास्फोइस्टर बॉन्ड। तो डाई फास्फोइस्टर बॉन्ड ऐसे दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बनता है। ये मान लो साइटोसिन है। चलो इसको देख ही लो। अगली बात बच्चा, यहां पर ये पेंटोज शुगर है अगला स्टैंड का, तो यहां पर मान लो कौन है, यहां पर थायमीन, यहां पर कौन है H, यहां पर कौन है OH, यहां पर CH2O, और यहां पर OH, यहां पर O, और यहां पर कौन मान लो OH, और यहां पर कौन है CH2OH। तो यहां से कहां हटेगा बताओ, OH, और यहां से H, और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा और उसका नाम है फास्फोइस्टर बॉन्ड। तो ऐसे बनते हैं। और यहां पर मान लो साइटोसिन है, तो इसके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगी, इसका नाम हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके बीच में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ऐसे बनता चला जाएगा। तो ये आपका जो है, जो डबल स्टैंडर्ड DNA बनता है वो ऐसे बनता है, ठीक है ना। इसको पढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, एक बार आप लोग देख लेना, बस याद रखना दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, फास्फोइस्टर बॉन्ड। और फास्फेट ग्रुप जो है पेंटोज शुगर से किसके द्वारा जुड़ता है, तो बताना फास्फोइस्टर बॉन्ड। और नाइट्रोजिनस बेस किसके द्वारा जुड़ते हैं, तो बताना एन एसिटिल एन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड द्वारा। अगली बात, इसकी पोलैरिटी अगर देखना हो तो ऐसे देख लो बेटा, यहां पर क्या है, ये पहला कार्बन था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। इधर पांचवें कार्बन पर OH फ्री है, और इधर नीचे जो है ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तीसरे कार्बन पर OH फ्री है, तो इसको कहेंगे 5 पोलैरिटी और इसे 3 पोलैरिटी। और इसमें ये पहला कार्बन है, ऐसे देखो, ये पहला कार्बन है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, तीसरे पर जो है OH फ्री है, जिधर OH फ्री होगा उधर उसको पोलैरिटी दे दिया जाता है। तो ऐसे इसका क्या होता है, ये पोलैरिटी बताई जाती है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेना। अगला हेडिंग है द DNA। DNA एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, तो ये तो हम लोग जानते ही है कि सर DNA पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है, बताओ, चेन है। और DNA की जो लंबाई होती है वो निर्भर करता है कि इसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड है। जिस DNA के अंदर जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे वो DNA उतना बड़ा होगा। सीधी सी बात है, DNA है क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जितने ज्यादा न्यूक्लियोटाइड उतना बड़ा चेन होगा। अगली बात ये कहते हैं कि यहां पर कुछ डाटा लिखा पड़ा है, जैसे बैक्टीरियोफेज 5X174, और इसमें जो है 5386 जो है न्यूक्लियोटाइड होते हैं, मतलब 5386। और यहां पर बैक्टीरियोफेज लैम्डा में 48502, इसको याद रख लेना। और इकोलाई में 4.6 माने 4.6 10 घाते छक्का। और ह्यूमन हेपेटाइट सेल में 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा 3.3 गुणे 10 घाते 9। इसको याद रख लेना, ये डाटा है बेटा। और जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये आरएनए के लिए यूज होता है, क्योंकि आरएनए में सिंगल स्ट्रैंडेड है तो केवल न्यूक्लियोटाइड। और जो डीएनए होता है उसमें बेस पेयर, क्योंकि इधर एडेनिन होगा तो इधर कौन होगा, थायमिन, तो इसमें बेस जो है आपस में पेयरिंग करेंगे, तभी डीएनए के लिए जो है बेस पेयर यूज होता है। किसके लिए, डीएनए के लिए बेस पेयर, और आरएनए के लिए क्या बेटा, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। तो ये डाटा याद रखना। अगली बात है डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। तो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए जो है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, और इसमें जो बैकबोन है यही वाला बैकबोन है। तो यहां पर एडेनिन, यहां पर थायमिन, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहां पर साइटोसिन, यहां पर गोवानिन, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें अंदर साइड क्या दिख रहा है, अंदर साइड सर जी हमको दिख रहा है क्या, नाइट्रोजिनस बेस। और ये जो है इसी को कहते हैं बैकबोन कहते हैं, या इसी को बैकबोन कहते हैं। तो क्या क्या नहीं दिख रहा है सर, पेंटोज शुगर नहीं दिख रहा है, और जो है हमको नहीं दिख रहा पेंटोज शुगर, और फास्फेट ग्रुप नहीं दिख रहा है। तो याद रखना जो डीएनए का बैकबोन होता है बेटा वो
पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप का बना होता है और इनसाइड अंदर की तरफ नाइट्रोजनस बेस प्रोजेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। और अगली बात, इनकी पोलरिटी क्या होती है, वो अलग अलग होती है। एक की तरफ 3 से 5 होगा तो एक की तरफ जो है 5 से क्या होगा, 3 होगा। ये एंटी पोलरिटी होता है। अगली बात, प्यूरिन से हमेशा पिरामिडीन जुड़ेगा, मतलब एडेनिन से हमेशा थाइमिन और गुआनिन से हमेशा कौन बताओ, साइटोसिन। और ये जो है एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और जबकि साइटोसिन और गुआनिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है ना, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अगली बात बच्चा कि ये जो है राइट हैंडेड कॉइल होते हैं, हमेशा याद रखना। और इसका एक पिच में जो लंबाई होता है वो कितना होता है बताओ, 3.4 नैनोमीटर। एक पिच क्या होता है, जैसे डीएनए है, ये राइट हैंडेड कॉइल हुआ, एक बार कॉइल हुआ तो ये एक बार कॉइल हुआ तो एक बार यहां से यहां तक आधा सर्किल बनी, यहां से यहां तक आधा सर्किल, फिर यहां से यहां तक आधा सर्किल। तो जब एक कंप्लीट सर्कल बन जाए उसी को कहते हैं वन पिच। और एक पिच डीएनए की लंबाई कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर होता है। और इसमें टोटल कितने बेस पेयर होते हैं, 10 होते हैं। और दो जो है बेस पेयर के बीच में कितनी लंबाई होती है, डिस्टेंस होती है, तो 0.34 नैनोमीटर होता है, ठीक है ना। अगला हेडिंग बेटा सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा प्रपोज्ड बाय क्रिक, इसे प्रपोज किया था क्रिक ने। और सेंट्रल डोग्मा जितने रिट्रोवायरस होते हैं वो फॉलो नहीं करते हैं। अभी बताएंगे कैसे। तो ये 2010 में शब्द था, रिट्रोवायरस एचआईवी फॉलो नहीं करता है। और सेंट्रल डोग्मा 2013 में 2 सवाल पूछा था, 2021 में 1 सवाल पूछा था। सेंट्रल डोग्मा डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता बताओ, रेप्लिकेशन कहलाता है। और डीएनए से एमआरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और डीएनए एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। क्या कहलाता बेटा, ट्रांसलेशन कहलाता है। तो यही है सेंट्रल डोग्मा। ये बताते हैं कि एक जीन कैसे एक्सप्रेस होती है। सर कैसे एक्सप्रेस होती है, हमको समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा बेटा ये कोई डीएनए है मान लो और इसके अंदर जीन है। जीन क्या होता है, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का टुकड़ा जो है, जो एक कैरेक्टर या ट्रेट या वेराइटी को जो है कंट्रोल करे, उसी डीएनए फ्रेगमेंट को हम लोग कहते हैं क्या बताओ, जीन कहते हैं। तो ये जीन है, इससे पहले बनेगा क्या बताओ, एमआरएनए। एमआरएनए से क्या बनेगा बताओ, प्रोटीन। और प्रोटीन जिस टाइप का होगा उसी टाइप का क्या होगा बताओ, हमारी बॉडी में एंजाइम। और मान लो ये जो जीन है ये एक सेल का है, उसका नाम है मिलेनोसाइट। मिलेनोसाइट के अंदर है। और ये जो एंजाइम है, मान लो मिलेनिन पिगमेंट माने सबस्टेंस से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। और जो प्रोडक्ट है वो कौन है, मिलेनिन। और ये मिलेनिन जो है ये बनेगा और ये एंजाइम इसको कैटलाइज कर रहा है इस रिएक्शन को। मान लो ये ऐसा एंजाइम बना कि जो खूब जो है इस रिएक्शन को प्रमोट